हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ। स्पेशल क्लास है आज की। एक खास आर्टिकल द हिंदू का ही लेने वाले हैं जो कि इकोनॉमिक थीम का है। आप मुझसे कहते हैं ना सर इकोनॉमिक थीम के आर्टिकल्स पढ़ाओ, बैंकिंग के, फाइनेंस के। ये आर्टिकल इंटरेस्टिंग भी है और इकोनॉमी भी आपको समझाएगा। समाज में होने वाली फिजूल खर्ची के ऊपर लिखा हुआ है। देश अभी भी गरीब है, $2800 की पर कैपिटा है, लेकिन सभी के अरमान है गाड़ी लेने के, नया आईफोन लेने के। तो ये फिजूल खर्ची इकॉनमी को कहाँ ले जा रही है, इस आर्टिकल में आप जानेंगे। शुरू करेंगे इसको अपने क्विज के साथ में। पढ़ाई वो होती है जिसको आप टेस्ट कर सकें। जो आप सीखेंगे क्लास के अंत में, इस क्विज पे आपको टेस्ट करना है। मन से सीखो, अच्छे से सीखो और 11 में से 11 नंबर लाने की कोशिश करना। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा क्विज के। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए, अब देखो इजी आर्टिकल है तो साथ साथ पढ़ने की कोशिश करो। इसको वेब सीरीज बना के नहीं देखना है। क्या लिखा हुआ है? राइजिंग कंज्यूमरिज्म। देखिए, राइज करता यानी चढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ। वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो एडजेक्टिव है राइजिंग, बढ़ता हुआ। और क्या बढ़ता हुआ? उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमर यानी ग्राहक, कंज्यूमरिज्म यानी हर चीज़ के लिए ग्राहक बन जाना। नया फ़ोन आया, मैं उसका भी ग्राहक हूँ। ये वाली गाड़ी आई, मुझे इसका भी ग्राहक बनना है। जेब में पैसा नहीं, लेकिन बाजार से उधार लेकर के कुछ लेकर के आऊँगा। यही होता है उपभोक्तावाद, मटेरियलिज्म या शॉपहॉलिज्म। शॉपहॉलिक वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, एक मूवी भी है इस पे, अंग्रेजी मूवी। ये वर्ड बना है अल्कोहलिज्म और शॉप को जोड़ देने से। अल्कोहलिज्म यानी लत, शराब की लत। लेकिन अगर आपको शॉपिंग की लत लग जाए तो ये बन जाएगा शॉपहॉलिज्म। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दो अच्छे से वन वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि उपभोक्तावाद से या फिर फिजूल खर्ची से जुड़े हुए हैं। देखिए, पहला वर्ड है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट ऐसा आदमी होता है जिसका ये मानना है कि समाज में सुख भोगना ही परम सत्य है। समझ पा रहे हो? जिंदगी मिली है मौज करने के लिए। हमारे भारत में भी चारवाक आपने सुने होंगे। चारवाक्स एक फिलोसफिकल डिसिप्लिन है जिसमें मतलब खाओ पियो, समझ गए ना, डांस करो। तो हेडोनिस्ट जो हैं, somebody who is in a believer in वर्डली जॉयस। ठीक है, हेडोनिस्ट। इसी को आप एपिक्योर भी बोल सकते हैं। ये एपिक्योर वर्ड बना है एपिक्यूरस नाम के ग्रीक गॉड से। और एपिक्यूरस जो है वो हमारे शुक्र देव थे जैसे, है ना, जिन्होंने चारवाक दर्शन को शुरू किया था। तो एपिक्यूरस का यही मानना था, वही हेडोनिस्ट वाली बात कि खाऊंगा पीऊंगा और मौज करूंगा। एपिक्योर को आप एपिक्यूरियन भी लिखते हैं क्योंकि ये एपिक्यूरस नाम के आदमी के ऊपर बेस्ड है। तो एपिक्यूर बोल दो या एपिक्यूरियन बोल दो, दोनों तीनों वन वर्ड्स याद रखना, मौज मस्ती वाले आदमी के लिए यूज होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है जी, इफ ऑल एक्स्ट्रा मनी इज स्विफ्टली funneled into consumption, there will be nothing left for investment। कह रहा है अगर सारी एक्स्ट्रा मनी, सारा हमारा बचा हुआ पैसा वो जल्दी जल्दी फनल इनटू हो जाता है। फनल क्या होता है चलो बाद में बताऊंगा। फनल इनटू का मतलब समझ लो, अभी किसी चीज़ को डायरेक्ट करना, किसी रास्ते पे भेजना। अगर सारा हमारा एक्स्ट्रा पैसा इस रास्ते पे भेज दिया जाता है जो है कंजम्पशन का, खर्च करने का, तो फिर पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। देयर विल बी नथिंग लेफ्ट। और किसके लिए? निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। एक्स्ट्रा मनी आप समझते होंगे, आपकी सेविंग्स। एक्स्ट्रा मनी की वर्ब है इज। ठीक है, इज फनल्ड इनटू। नथिंग की वर्ब है विल बी। ठीक है, लेफ्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसको गलत मार्क कर दिया हमने। चलो नथिंग को अपने सब्जेक्ट बनाएंगे। जब जब भी क्लोज जो है देयर से शुरू होता है, आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब के बाद रखा होता है। तो यहाँ पे देयर लग जाने की वजह से वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया। अब इस फनल नाम के वर्ड पे आ जाओ। एक बार मैं समझाऊंगा, जिंदगी भर याद रहेगा। आपने वो एक कीप आती है, जैसे एक बॉटल है, इसमें पानी डालना है आपको, या इसमें कुछ पेट्रोल केरासिन डालना है, आपको बाहर नहीं गिराना। तो इसके ऊपर एक कीप लगेगी ऐसी, और इसमें आप पानी डाल दो और इसके मुंह में से सीधा पानी बॉटल में जाएगा। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है स्कीप को क्या बोलते हैं, इस समझ गए ना, प्लास्टिक की होती है। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फनल करना। समझ गए ना, इसको हिंदी में बोलते हैं जो भी, अंग्रेजी में फनल।
तो अगर आप किसी चीज़ को फनल इनटू कर रहे हो तो इस, समझ गए ना, इस कीप की तरह आप जो है पानी में, बॉटल को पानी में डायरेक्ट कर रहे हो। तो वैसे ही अगर पैसे को भी कीप लगा करके कंजम्पशन की तरफ मोड़ दिया जाए तो पीछे कुछ नहीं रह जाएगा इन्वेस्टमेंट का। चलिए, तो ये वर्ड जैसे बना था वैसे आपको बता दिया मैंने। अब जल्दी से आगे बढ़ो, इस आर्टिकल की वोकैबुलरी पर नज़र डालते हैं। 5-6 मोटे मोटे वर्ड्स हैं, शुरू में देख लो ताकि आर्टिकल को स्मूथली पढ़ सको। क्लासें अच्छी लग रही हैं, सब समझ में आ रहा है तो एक लाइक दे दिया करो। लाइक जो है आपका लो कॉस्ट यानी एक फ्री जरिया है इस चैनल को सपोर्ट करने का। आपके लाइक से हमें रीच मिलती है। मॉक टेस्ट पासिस पे टेक्स्ट बुक की सेल अभी एक्टिव है 1-2 दिनों के लिए, काफ़ी दिनों बाद ये सेल आई है। 527 में आपको प्रो वर्जन मिल रहा है मॉक टेस्ट पास का फॉर 1 ईयर। प्रो वर्जन के अंदर आपको लगभग 75,000 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 720 एग्जाम्स के। आप एसएससी कर रहे हो, बैंक कर रहे हो, ईपीएफओ कर रहे हो, रेलवेज कर रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही मॉक टेस्ट पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट इंक्लूडेड हैं। अब इसमें हार्ड भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, इजी भी होंगे, सेक्शनल भी होंगे, हर तरह का मॉक टेस्ट इसमें मिल जाएगा। साथ ही प्रो वर्जन है तो प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इसमें आ जाएंगे, उनको भी मॉक की फॉर्म में आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। पास का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको दिखाएगा टेक्स्ट बुक का लिंक पे क्लिक करने पे जो भी प्राइस दिखाए 599 उस पर कोड लगाना YT10। जैसे इस कोड को आप अप्लाई करेंगे आपका प्राइस खटके हो जाएगा 527 या फिर उससे भी कम। चलिए, लिंक रखा है कमेंट सेक्शन में, इफ़ यू नीड द पास यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द। चलिए, वोकैब शीट। पहला जो अपना वर्ड है जी वो रैम्पेंट, हर कुछ दिनों से आ जाता है, आपकी रीडिंग में भी आएगा और कभी कभी एग्ज़ाम में भी मिलेगा। रैम्पेंट का मतलब होता है खुलेआम धड़ल्ले से होने वाली कोई चीज़ जो अनकंट्रोलेबल हो। जैसे रैम्पेंट करप्शन का मतलब है जी हर तरफ होने वाला भ्रष्टाचार जो खुलेआम हो रहा है, जिसको रोका नहीं जा सकता, रैम्पेंट है। ठीक है, तो इस वर्ड को ऐसे आप करप्शन से कनेक्ट करके रखोगे तो याद रहेगा। द एलिगेशन ऑफ रैम्पेंट करप्शन मेड द मिनिस्टर रिजाइन। जो एलिगेशंस हैं, जो आरोप हैं धड़ल्ले से खुलेआम होने वाले करप्शन के, उन एलिगेशंस ने मिनिस्टर से रिज़ाइन करवाया, मिनिस्टर से, समझ गए ना, कुर्सी से हटाया। मेक को यहाँ पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ किया गया है। जिन बच्चों ने पॉजिटिव्स पढ़ रखी हैं, हैव, मेक और गेट, मेक के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लगती है एक्टिव में, ये एक्टिव सेंटेंस है। अनकंट्रोल्ड चीज़ को अनचेक्ड, एक्सेसिव, अनब्रिडल्ड और अनफेटेड भी बोलते हैं। फेटर का मतलब होता है बेड़ियाँ, अनफेटेड मतलब जिसके बेड़ियाँ ना लगी हों, ब्रिडल का मतलब होता है लगाम, अनब्रिडल्ड मतलब बेलगाम। ऐसे इन दोनों वर्ड्स को आप कनेक्ट करें। चलिए अगला वर्ड देखें आज। अगला वर्ड है जी बिंज। देखिए, बिंज का मतलब होता है बेकाबू होकर के किसी काम को करना ना, जो है वर्ब फॉर्म में। बिंज ईटिंग मतलब खाने पे टूट पड़ना। बिंज शॉपिंग मतलब सारा पैसा शॉपिंग में लगा देना। बिंज वॉचिंग मतलब घंटों तक यूट्यूब जो है, इंस्टा को और समझ गए ना टिकटॉक विकटॉक को चलाते रहना। तो बिंज एक वर्ब है लेकिन नाउन फॉर्म में भी यूज़ होती है। बेकाबू एक्टिविटी को भी आप बिंज बोलते हैं। बेकाबू एक्टिविटी करने को वर्ब फॉर्म में बिंज करना, और उस काम को भी आप बिंज बोल सकते हैं नाउन फॉर्म में। बिंजिंग ऑन योर फेवरेट फूड फ्रीक्वेंटली कैन मेक यू फैट। बेकाबू होकर के अपने फेवरेट फूड पे बिंज करना, अपने पसंदीदा खाने को खा लेना बेकाबू होकर के, और कैसे, बार बार यानी फ्रीक्वेंटली। ये चीज़ आपको मोटा बना देगी, फैट बनाएगी। बिंज को स्प्लर्ज करना, गोर्ज करना भी बोलते हैं। जिस भी चीज़ पे आप टूट पड़ते हैं बिंज के बाद में ऑन लगा के बताएं। बिंज ऑन शॉपिंग, बिंज ऑन वॉचिंग, बिंज ऑन जो भी, ठीक है ना। तो ऑन प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। चलिए अगला वर्ड है डिबंक। देखिए, डिबंक का मतलब होता है किसी गलत बात को, जो लोगों को लगता है सही है, लेकिन उस गलत बात की हवा निकालना। जैसे बाजार में कुछ चलती है ना उल्टी सीधी बातें, जैसे पहले कोरोना के टाइम चल रहा था, वैक्सीन लगाने से ये हो जाएगा। हालांकि वैक्सीन के कुछ थे साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन ओवरऑल तो इससे जान ही बची है लाखों करोड़ों लोगों की। तो ये जो गलत बातें होती हैं, अगर आप उनकी हवा निकाल देते हैं, उनको चकनाचूर करते हैं, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिबंक करना। जनरली मिथ्स को, यानी गलत तथ्यों को डिबंक किया जाता है। एक्सपोज मिथ्स और फॉल्स क्लेम्स। द इंटरनेट इज़ फुल ऑफ एंटी वैक्सीनेशन मिथ्स विच नीड टू बी डिबंक्ड। इंटरनेट जो है भरा हुआ है वैक्सीनेशन के खिलाफ जो मिथ्स हैं, जो गलत बातें हैं उनसे, और इनको ज़रूरत है डिबंक किए जाने की, इन सभी बातों को एक्सपोज किए जाने की। चलिए, डिबंक वर्ड एक अच्छा वर्ड है, गलत चीज़ को एक्सपोज करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसको हमेशा पॉजिटिव लाइट में यूज़ किया जाता है।
चलिए अगला वर्ड, नया वर्ड है आपके लिए, फ्रूगल। देखिए एक होता है जी किफ़ायती और एक होता है कंजूस। किफ़ायती कंजूस वैसे तो एक जैसे ही लग रहे होंगे आपको, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। कंजूस तो समझ गए ना, अलग टाइप का प्राणी है। किफ़ायती मतलब आदमी सोच के चलेगा, थोड़ा बजट बना लेगा। तो किफ़ायती को बोलते हैं अंग्रेजी में फ्रूगल। इकोनॉमिकल जो होता है वो होता है फ्रूगल। और किफ़ायती पने को बोलते हैं फ्रूगैलिटी, नाउन फॉर्म में। फ्रूगल एक एडजेक्टिव है, किफ़ायती फ्रूगल मैन, फ्रूगल वुमन, फ्रूगल, ठीक है ना। किफ़ायती पना जो है वो है फ्रूगैलिटी। इसको आप कंजूसी से भी जोड़ सकते हैं। कंजूस को आप स्टिंजी या पार्सिमोनियस बोलते हैं। थोड़े डिफरेंट टाइम वर्ड्स, लेकिन किफ़ायत से जुड़े हुए हैं तो मैंने सिनोनिम्स में डाल दिए। द ओल्ड लेडी हैड बिकम वेल्दी बट स्टिल वॉज टेम्पटेड टू ऑल्टर हर, या नॉट लगाना है, स्टिल वॉज नॉट टेम्पटेड टू ऑल्टर हर फ्रूगल वे ऑफ लाइफ। जो ये बूढ़ी महिला थी वो वेल्थी बन चुकी थी, पैसे वाली पूंजीपति हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो टेम्पटेड नहीं थी इस काम को करने के लिए। टेम्पटेड होना यानी किसी चीज़ के लिए आकर्षित होना। अभी भी इस काम के लिए वो आकर्षित नहीं थी, जो है बदल देने का उसके किफ़ायती जीवन जीने के तरीके को, जिसमें किफ़ायत बना है। तो यहाँ नोट लगेगा, शायद रह गया, डाल दूंगा मैं बाद में इस शीट में। चलिए अगला वर्ड, आप फ्रूगल आप आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है जी एक्स्ट्रावेजेंट। फ्रूगल अगर किफ़ायती है तो एक्स्ट्रावेजेंट जो है वो फिजूल खर्च है। रैकलेसली वेस्टफुल को बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेंट। मिस्टर माल्या, नाउ अ फाइनेंशियल फ्यूजिटिव इन इंडिया, हैज़ ऑलवेज बीन एन एक्स्ट्रावेजेंट एपिक्यूरियन। विजय माल्या जो हैं, जो अब एक फाइनेंशियल फ्यूजिटिव हैं, आपराधिक मामलों में, फाइनेंस से रिलेटेड मामलों में भगोड़े हैं, फ्यूजिटिव हैं, ये हमेशा से ही एक फिजूल खर्च एपिक्यूरियन रहे हैं। एपिक्यूरियन हेडोनिस्ट मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, जो मौज मस्ती वाला हो, जिसको खर्च करने में, सुख भोगने में मज़ा आता हो। ठीक है, तो थोड़ा रिलेटेबल सेंटेंस बनाया मैंने। मिस्टर माल्या एक्स्ट्रावेजेंट, एपिक्यूरियन, किंगफिशर, कैलेंडर एंड बेयर, है ना। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए, कुछ वर्ड्स नए आपके लिए, थोड़ा दिमाग पे जोर लगेगा लेकिन ऐसे ही सीखोगे। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको देते हैं। समरी यही है, आप कहने को बोल दो दूसरी, तीसरी, चौथी बड़ी इकॉनमी। आप अमीर या गरीब होते हो, उसका मापदंड है, उसका पैमाना है पर कैपिटा इनकम, जो है भारत की अभी भी $2800। बहुत कम है। $2800 क्या होता है, कुछ भी नहीं है। अमेरिका की $70,000 है। यूरोप के अंदर $60,000 मिलेगी आपको। मतलब हमसे 30-30 गुना, 40-40 गुना अच्छा जीवन जीते हैं बाहर के लोग, बाहर के लोगों के, बाहर की कंट्रीज़ के लोग। लेकिन बावजूद इसके भारत में आपको एक फ्रेंजी, एक पागलपन, एक सनक मिलेगी नए आईफोन्स के लिए, नई नई गाड़ियों के लिए। और ये जो एक रिजल्ट है कंज्यूमरिज्म का, जिसमें लोगों ने कल की सोचनी बंद कर दी है और आज हेडोनिस्ट, एपिक्यूरियन होकर के, है ना, मज़ा लेने में, लुत्फ उठाने में लगे हुए हैं। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि ये कंज्यूमरिज्म जो है इकोनॉमीज़ को, देशों को और सोसाइटीज़ को बर्बाद करता है। क्योंकि जब आप लोन लेकर के चीज़ें लेने लगते हो तो पीछे का रास्ता आप ख़त्म कर देते हो, है ना। एक बार लोन के चक्कर में पड़े तो पूरी ज़िंदगी उस लोन की ईएमआई के लिए आप काम करोगे, अपने लिए नहीं करोगे। तो इस आर्टिकल में कंसर्न्ड टोन में बताया गया है कि भाई साहब गलत है, इसको रोका जाए। शुरू करते हैं अब इसको, मज़ा आएगा आपको पढ़ के। कह रहा है जी देयर इज़ अ स्पेंडिंग बूम नाउ। देखो देयर से क्लोज शुरू हुआ है, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। कह रहा है जी स्पेंडिंग का बूम, स्पेंडिंग का उछाल आ चुका है। देयर इज अ बूम नाउ। बूम समझते हो, अचानक से किसी चीज़ में आने वाली तरक्की, उछाल, बढ़त। तो स्पेंडिंग यानी खर्चे में बढ़त या उछाल का एक, है ना, माहौल बन चुका है। अच्छा क्यों बना? कह रहा है ब्लेम इट ऑन द रेलेंटलेस bombardment of celebrity endorsed ads, zero cost interest, zero interest EMIs और easy loans। कह रहे जी ब्लेम कर दो इस चीज़ को, इसका आरोप लगा दो। और किस पे? ऑन लगा के बता रहा है। रेलेंटलेस यानी लगातार चलने वाली, ना रुकने वाली, ना थमने वाली, उस बॉम्बार्डमेंट पे, उस बौछार पे जो है सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, बड़े बड़े अभिनेताओं और एक्टर्स के द्वारा एंडोर्स्ड एड्स पे, है ना। वो एक एक्टर आ रहा है जुबां केसरी, फिर दूसरा आ रहा है लैक्मे वाली, है ना, महिला आ रही है कोई। कह रहा है चाहे तो इन एक्टर्स की, एक्ट्रेसेस की, क्रिकेटर्स की
इंडोर्स्ड एड्स पे इसको ब्लेम कर दो, इनकी एड्स की वजह से हम खर्चा कर रहे हैं, या फिर जीरो इंटरेस्ट ईएमआईज पे कर दो जो आजकल हर फ्लिपकार्ट पे आपको मिलेगा, अमेजोन पे मिलेगा, और या फिर कर दो इजी लोन्स पे, आसानी से मिलने वाले कर्जे पे। तो एक तरीका तो ये है इसको बताने का। दूसरा तरीका क्या है, कह रहा है जी और मे बी दीज आर जस्ट सिम्टम्स ऑफ अ डीपर न्यू फाउंड लव अफेयर विद स्पेंडिंग। कह रहा है या फिर मे बी शायद ये सभी के सभी सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं हमारे नए और गहरे, डीपर यानी बहुत गहरा, और न्यू फाउंड मतलब नया नया, जो प्यार है, जो लव अफेयर है स्पेंडिंग के साथ। कुछ लोगों के पास पैसा आ गया, खर्चा कर रहे हैं वो दबा के, और बाकी लोग उनको देख करके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो शायद ये तो प्यार आया है हमारा स्पेंडिंग पे, उसकी वजह से हो रहा है ना। लोगों को कुछ पैसा पहली बार देखने को मिला, खर्च करने को मिला, या फिर ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि सेलिब्रिटीज़ एड्स करते हैं टीवी पे खूब सारी, और उसको देख करके हम खरीदने चले जाते हैं। सेंटेंस समझ में आया? एक्चुअल में ये एक ही सेंटेंस बन सकता था, इसने दो बना दिए अलग अलग। वर्ब है यहाँ पे ब्लेम, सब्जेक्ट अंडरस्टूड है यहाँ पे यू ही बनेगा। जब भी वर्ब की बेस फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो तो सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, कोई सजेशन, कमांड या है ना कोई ऑर्डर आपको मिला हुआ होता है। ब्लेम के बाद हमेशा ऑन लगाए जिस पे ब्लेम कर रहे हैं। मुझ पे आरोप लगा रहे हो तो ब्लेम इट ऑन मी, जो भी चीज़ का है। आप पे लगेगा तो ब्लेम इट ऑन यू। रेलेंटलेस मतलब जो रुकने थमने को तैयार ना हो, बेदर्द बोलते हैं इसको हिंदी में, सतत बोलते हैं, है ना, कंटिन्यूअस हो जो। बोम्बार्डमेंट मतलब एकदम जैसे बॉम्ब्स की बौछार होती है ना, तो आप बौछार को बोम्बार्डमेंट बोल सकते हैं। चलिए, न्यू फाउंड मतलब अभी अभी जो आपको मिला है, न्यू डिस्कवर्ड है, हमारा नया नया प्यार है स्पेंडिंग के साथ। भारत में नया नया पैसा आना शुरू हुआ है 10-12 सालों में। कह रहा है इट इज़ लाइक द चिकन और एग डिलेमा, डिड द एड्स चेंज आवर एटीट्यूड्स और डिड आवर चेंजिंग एटीट्यूड्स ब्रिंग द एड्स। कह रहा है ये बिल्कुल चिकन एंड एग वाली डिलेमा की जैसा है। चिकन एग डिलेमा क्या है, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। चिकन यानी मुर्गा, मुर्गी, और एग मतलब अंडा। कह रहा है ये बिल्कुल इसी डिलेमा, इसी धर्म संकट, इसी दुविधा के जैसा है। और दुविधा ये है कि क्या इन एड्स ने ही बदल दिया हमारा रवैया, और या फिर हमारे बदले हुए रवैये की वजह से ये एड्स आई हैं। क्या इस एड्स को देख करके हम खर्चा कर रहे हैं क्या, या फिर हम खर्चा कर रहे हैं इसलिए एड्स टीवी पे आ रही हैं। तो ये चिकन एंड एग डिलेमा आपको फील होनी चाहिए। यहाँ पे सवाल पूछा गया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है और उसके बाद में मेन वर्ब आ रही है। ये बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, ज़रूर से कवर कर लेना। होम पेज पे, चैनल पे प्लेलिस्ट रखी है, कब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, नोट की पोजीशन क्या होगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है तो आप रीडिंग में माथा मार रहे हैं और अपना वक्त ख़राब कर रहे हैं, है ना। थोड़ा मैं कड़वी भाषा में बोल रहा हूँ, लेकिन ठीक है, सच्ची बात तो कड़वी भी हो सकती है। चलिए, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में, और फिर मेन वर्ब। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी एरिका रॉबल्स एंडरसन फ्रॉम NYU, अब न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी होगा शायद, कॉल्ड एप्पल अ कल्ट। कह रहा है ये जो महिला है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से, इन्होंने एप्पल को एक धर्म बता दिया, कल्ट बता दिया। कल्ट एग्जैक्टली धर्म नहीं होता, इसको पंथ बोल सकते हैं आप। जैसे वो आसाराम बापू का कल्ट था, बाबा राम रहीम का कल्ट था, अच्छे बुरे सब तरह के बाबा के जो फॉलोइंग है उसको बोलते हैं कल्ट। तो इन्होंने बताया एप्पल भी एक बाबा बन चुका है। और क्यों, कह रहा है एंड लुकिंग एट द फ्रेंजी ओवर द iPhone 15 इट इज़ हार्ड टू डिसएग्री। कह रहा है और देखते हुए उस फ्रेंजी को, पागलपन को, बावलेपन को, फ्रेंजी क्या होता है, एकदम सनक, जो है iPhone 15 को लेकर के, ये बड़ा मुश्किल है डिसअग्री करना या इस बात से इत्तेफाक ना रखना, है ना। iPhone 15 के लिए शायद ये आ गया या आने वाला है, लोग पागल वागल हो रहे होंगे, है ना। तो इसको देख के ये लगता है एप्पल सच में एक कल्ट बन चुका है, एक बाबा की तरह लोग एप्पल को फॉलो करते हैं। चलिए, एरिका रॉबर्ट्स की वर्ब है कॉल्ड, कल्ट मैंने आपको समझाया। फ्रेंजी होता है पागलपन, बावलापन, सनक, क्रेज और मेनिया भी बोल सकते हैं फ्रेंजी को। कह रहा है इवन स्टूडेंट्स विद नो इनकम थिंक इट इज़ वाइज टू बाय एक्सपेंसिव एप्पल प्रोडक्ट्स ऑन क्रेडिट। कह रहा है यहाँ तक कि स्टूडेंट्स जो एक फूटी कौड़ी नहीं कमाते, विद नो इनकम, वो भी ऐसा सोचते हैं कि ये वाइज होगा, ये बुद्धिमानी भरा होगा कि बाय कर लिया जाए एक्सपेंसिव एप्पल प्रोडक्ट्स को उधारी पे ऑन क्रेडिट।
स्टूडेंट्स की वर्ब है थिंक। ऑन क्रेडिट मतलब समझते ना, क्रेडिट कार्ड से अगर आपने कुछ बाय किया, ऑन क्रेडिट बाय किया, उधारी में लिया, बाद में चुकाओगे 20 30 50 दिन बाद। अब देखो उधारी के लिए, ऑन क्रेडिट के लिए एक और वर्ड है इंग्लिश में अपने पास, ईडियम इनफैक्ट, ऑन द कफ। कफ क्या होती है? हथकड़ी। और अगर आप किसी चीज़ को ऑन द कफ बाय कर रहे हो तो अपने हाथ में कर्ज की हथकड़ी पहन रहे हो, चुकाओगे तभी वो खुलेगी, है ना। तो ये ईडियम अंग्रेजों ने जैसे बनाई है, मैंने आपको समझाया, याद रखना इसी कॉन्टेक्स्ट में कहानी के साथ। अब अगर ऑन द कफ देखा तो इसी के साथ में एक और ईडियम है, ऑफ द कफ। इसको भी देख लो। अब इसमें हथकड़ी नहीं है, कफ का मतलब होता है जी, एक तो हथकड़ी तो होती है हैंड कफ्स, है ना। दूसरा कफ का मतलब होता है आपके बाजू, शर्ट का जो बाजू होता है जिसको आप ऊपर कर लेते हो, नीचे कर लेते हो, जिसमें बच्चे जो है आंसर्स लिख करके चले जाते हैं एग्जाम में, करते थे ना ऐसे चीटिंग। अगर आप कोई चीज़ ऑफ द कफ कर रहे हो तो आप उस चीज़ को बिना किसी प्रेपरेशन के कर रहे हो, बिना किसी, समझ गए ना, आपने पहले कुछ सोचा नहीं है, आप गए और आपने अपने हिसाब से कर दिया। इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं इसको। इसके पीछे कहानी ईडियम वाली क्लास में करवाई थी, सारी यहाँ करवा दूंगा तो फिर ये, ठीक है ना, कहानियों की क्लास हो जाएगी। थोड़ा देख लेना, ईडियम वाली प्लेलिस्ट भी रखी है भाई, सारी कहानियों के साथ में रिलेट करके बताइए। तो ऑन द कफ, ऑफ द कफ, वही दोनों ईडियम्स हैं। ऑफ द कफ यानी विदाउट एडवांस प्रेपरेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। आज दोनों पूछी है मैंने आपसे क्विज में। करेक्ट क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग इन इंडिया हिट अ record 1.48 ट्रिलियन और 17.8 बिलियन डॉलर्स लास्ट अगस्त। क्रेडिट कार्ड से होने वाला खर्चा जो है भारत में वो हिट कर गया, इस मुकाम पे पहुंच गया, हिट कर गया इस मुकाम को, जो एक रिकॉर्ड 1.48 ट्रिलियन रुपीस का है, जिसको डॉलर में बदल दें तो 17.8 बिलियन डॉलर्स होते हैं। और ये हुआ है जी लास्ट अगस्त, पिछले ही महीने। कह रहा है जी हिटिंग एट लोअर सेविंग्स एंड हायर डिफॉल्ट रिस्क। हिंट करते हुए, इशारा करते हुए कम सेविंग्स का और बढ़ी हुई डिफ़ॉल्ट रेट्स का। डिफ़ॉल्ट रेट क्या होती है? पैसा तो ले लिया, सामान तो ले लिया, लेकिन पैसा देने के लिए है नहीं, तो आप क्या करोगे? डिफ़ॉल्ट करोगे, ईएमआई बनवा लोगे, दोगे नहीं ब्याज, माफ़ करवाओगे। तो अगर इतना पैसा अगर क्रेडिट कार्ड से खर्च हो रहा है तो इसका डिफ़ॉल्ट रिस्क हमेशा कंज्यूमर का बढ़ता ही है। चलिए, स्पेंडिंग की वर्ब है हिट। अच्छा, लास्ट अगस्त लिखा हुआ है तो ये आर्टिकल शायद, ठीक है ना, 2023 का, 2023 की रिसर्च होगी, क्योंकि आर्टिकल तो 3 4 दिन पुराना ही है, 2 दिन पुराना है इनफैक्ट। तो ये 2023 की रिसर्च के बारे में बता रहा है। अच्छा, और क्या देखने वाला था इसमें? हिट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हिट हिट हिट, V1 V2 V3 सेम है ना। कट पुट हिट सेट सारी वर्ब्स याद रखा करो, जहाँ दिख जाए चेक कर लिया करो। V1 V2 V3 सेम है तो कौन सी वाली वर्ब इसकी लगी हुई है। हिंट के बाद में हमेशा ऐट आएगा, जिस भी चीज़ की तरफ आप हिंट करेंगे ऐट लगा के बताएं, लेकिन इसका सिनोनिम है रिफर, उसके बाद में टू आता है। यू कैन रिफर टू समथिंग, यू कैन हिंट एट समथिंग, दोनों की अपनी अपनी प्रेपोजिशन है, मीनिंग दोनों का सेम है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ। अब ये अपना खुद का अनुभव बताएगा, एक्सपीरियंस। आई इंटरव्यूड 10 यंग एडल्ट्स 16 to 25 अबाउट देयर स्पेंडिंग। मैंने, यानी इस आर्टिकल के लेखक ने, इंटरव्यू किया 10 यंग एडल्ट्स को, 16 से 25 के, ठीक है ना, नौजवानों को या नवयुवतियों को, उनकी स्पेंडिंग के बारे में, उनके खर्चा करने के पैटर्न के बारे में। फिर क्या हुआ? मोस्ट वांट दैट इज अ स्लिपरी स्लोप। ज़्यादातर जो थे लड़के लड़कियां, उन्होंने वॉर्न किया, उन्होंने हमें चेताया, है ना, उन्होंने अपने इंटरव्यू में हमें बताया कि जो डेट है यानी कर्जा जो है वो एक स्लिपरी स्लोप है। देखिए, स्लिपरी मतलब फिसलने वाला, स्लोप मतलब ढलान। स्लिपरी स्लोप एक ऐसा रास्ता है जिस पे आप चल पड़े तो आपको रुकना नहीं हो पाएगा, क्योंकि ढलान है और ऊपर से फिसलने वाली है। तो ज़्यादातर लोगों ने यही बोला कि डेट का चक्कर बहुत ख़राब है, स्लिपरी स्लोप है। कह रहा है येट 60% ऑन क्रेडिट कार्ड्स मेनली फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। और ये जो कहने वाले थे, फिर भी इनमें से 60% के पास खुद के पास क्रेडिट कार्ड था, मेनली ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। चलिए, मोस्ट की वर्ब है वॉन्ट, डेट की वर्ब है इज। स्लिपरी स्लोप मैंने आपको बता दिया, ऐसा रास्ता जिस पे चल पड़े तो रुकना आपके लिए मुश्किल है। 60% की वर्ब है वॉन्ट, 60% यहाँ स्टूडेंट्स के लिए है। कह रहे स्टूडेंट्स रिलाई ऑन पेरेंट्स फॉर रीपेमेंट्स।
स्टूडेंट्स जो हैं अपने माँ बाप पे रिलाई करते हैं, डिपेंड करते हैं रीपेमेंट के लिए। खर्चा कर लिया, फिर जब बिल देने का टाइम आया तो मम्मी पापा को मनाते हैं, है ना, हो गया हमसे खर्चा। कह रहा है वाइल ओल्डर यूथ आर स्प्लिट बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड फैमिली हेल्प। जबकि जो ओल्डर यूथ है, यानी 25 के आसपास के जो यूथ हैं, ओल्डर है, 16 वाले नहीं है, लेकिन है तो यूथ ही वो भी, 25 वाले भी, कह रहे वो स्प्लिट बटे हुए हैं, स्प्लिट हैं दो चीज़ों के बीच में, एक तो इंडिपेंडेंस और दूसरा फैमिली हेल्प के बीच में। गहरी बात है, इसका मीनिंग बता देता हूँ मैं। जब इनके क्रेडिट कार्ड के बिल्स आते हैं तो या तो ये अपनी आज़ादी खो देंगे, कहीं काम करने लगेंगे, या फिर ये फैमिली से हेल्प मांगने लगेंगे, अपने परिवारों को बोलेंगे कि पैसा दो। तो छोटे वाले तो परिवारों को बोलते ही हैं, 16-18 साल का लड़का लड़की। 25 वाले क्रेडिट कार्ड का बिल आने पे काम ढूंढते हैं, है ना, छोटा मोटा कहीं भी मिल जाए, या फिर अपने परिवार से पैसा मांगने लगते हैं। चलिए, करेक्ट क्रेडिट कार्ड्स हैव पर्क्स लाइक इंटरेस्ट फ्री पीरियड्स एंड कैन बूस्ट फ्यूचर क्रेडिट स्कोर्स। क्रेडिट कार्ड्स में पर्क्स होती हैं, बेनिफिट्स होते हैं, फ़ायदे होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट फ्री पीरियड्स, आज खर्चा करो, 1 महीने बाद पैसा देना, कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं, तो ये पर्क्स होते हैं। और ये बूस्ट भी कर सकते हैं आपके आने वाले वक्त के क्रेडिट स्कोर को। कह रहे जी बट रैम्पेंट बोरिंग स्पेशली बिफोर फेस्टिव सीजन्स सिग्नल्स पोटेंशियल डिफॉल्ट्स। कह रहे लेकिन धड़ल्ले से होने वाली रैम्पेंट या अनकंट्रोलेबल जो बोरोइंग है, जो कर्जा लेने का काम है, बोरोइंग करना मतलब कर्जा लेना, बोरो करना, खास करके इस फेस्टिव सीजन से पहले, त्योहारों शादियों से पहले, वो सिग्नल करती है संभावित तौर पे होने वाले डिफ़ॉल्ट्स की तरफ, है ना। त्यौहार आया, खरीद लिया, कुछ ले लिया, कुछ घड़ी, कुछ सोफ़ा, कुछ, है ना, गाड़ी वाड़ी, बाद में दे नहीं पाए तो गाड़ी उठा के ले जाएंगे आपकी, तो ये डिफ़ॉल्ट्स के ऊपर इशारा करती है। चलिए, सिंपल सेंटेंस है, क्रेडिट कार्ड्स की वर्ब है हैव, दूसरी वर्ब है कैन बूस्ट। कार्ड्स हैव पर्क्स एंड कार्ड्स कैन बूस्ट फ्यूचर क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर आप समझते होंगे, है ना। बोरोइंग की वर्ब है सिग्नल्स। रैम्पेंट जो अनकंट्रोलेबल हो, जिसको रोका ना जा सके। अच्छा, रैम्पेंट से एक वर्ड याद आया मुझे, कितने बच्चों को याद है बताना, मज़ा आ जाएगा जो बच्चा बता पाए। रैम्पेंट तो ठीक है, रैम्पेंट तो ठीक है, क्या आप रैम्प पार्ट का मीनिंग जानते हो? RAMPART, SSC 2016 और 2019 दोनों में आया हुआ ये क्वेश्चन, एक बार प्रीलिम्स में, एक बार मेंस में। रैम्पार्ट वन वर्ड है, कितने बच्चों को याद है कमेंट्स में बताना। रैम्पेंट से मिलता जुलता है, लेकिन रैम्पार्ट एक ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ड है। चलो, नहीं आता तो देख लेना डिक्शनरी में, है ना। आगे करें जी, कहाँ गया, अनसिक्योर्ड लोन्स एंड रिकॉर्ड लो इंटरेस्ट रेट्स ओनली फ्यूल द बोरोइंग बिंज। कह रहे जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, ऐसे लोन्स जिसके लिए कुछ गारंटी नहीं देना है, बस लॉगिन किया, पैसा अकाउंट में आया, खर्चा किया, ये होता है अनसिक्योर्ड लोन्स। कह रहे अनसिक्योर्ड जो लोन्स हैं और जो रिकॉर्ड लो इंटरेस्ट रेट्स हैं, इन्होंने सिर्फ फ्यूल ही किया है, भड़काया ही है। फ्यूल करना यानी ईंधन देना, आग में घी डालना। इन्होंने फ्यूल किया है इस बोरोइंग की बिंज को, या इस लगातार पागलपन से होने वाले कर्जा लेने वाले काम को। बिंज आपको पता होगा, बेकाबूपन, है ना, खाने पे, कर्जा लेने पे, किसी भी चीज़ में जो बेकाबूपन होता है, और बोरोइंग यानी कर्जा लेना। लोन्स और रिकॉर्ड इंटरेस्ट रेट की वर्ब है फ्यूल, फ्यूल करना समझा दिया आपको मैंने। कह रहे जी आन्या हाईलाइट्स हाउ जीरो इंटरेस्ट EMIs मेक बाइंग गैजेट्स इररेजिस्टिबल। आन्या जो हैं वो हाईलाइट करती हैं, आन्या ये महिलाएं ऊपर जिनकी बात हो रही थी शायद, कह रहा है वो ये बताती हैं कि हाउ, कैसे जीरो इंटरेस्ट पे जो EMI है, नो कॉस्ट EMI जो है, वो बना देती है गैजेट्स को बाय करना अपने आप में इररेजिस्टिबल। अब ये क्या होता है इररेजिस्टिबल? देखिए, रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना खुद को। आपने जलेबी देखी, जलेबी बहुत पसंद है, लेकिन आपने देखा यार मैं नहीं खाऊंगा आज, है ना, आज जलेबी नहीं खाऊंगा मैं, मतलब बहुत खाता हूँ, इस वजह से आज नहीं खाऊंगा। तो ये आपने अपने आप को रजिस्ट कर लिया, ठीक है। और इररेजिस्टिबल वो चीज़ है जिसके लिए आप अपने आप को रजिस्ट नहीं कर पाए, जो इतनी आकर्षक है, जो अति आकर्षक है, जिसकी वजह से आप समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ, टेम्पटिंग, एंटाइसिंग, अल्यूरिंग। तो नो कॉस्ट या जीरो कॉस्ट EMIs की वजह से गैजेट्स बाय करना इररेजिस्टिबल हो गया है। हर आदमी सोचता है EMI पे ब्याज नहीं लगेगा, कुछ लगेगा नहीं, मैं ले लेता हूँ ये वाला फ़ोन, है ना। चलिए, सिंपल सेंटेंस, आन्या वर्ब है हाईलाइट्स, EMI की वर्ब है मेक।
कह रहा है जी राज खोसला फाउंडर ऑफ mymoneymantra.com डिबंक्ड 0% इंटरेस्ट मिथ्स एक्सप्लेनिंग द हिडन कॉस्ट। कह रहा है खोसला साहब जो हैं, जो फाउंडर भी हैं इस कंपनी के, इन्होंने डिबंक किया मैंने आपको बताया था, किसी गलत चीज़ को, गलत बात का भंडाफोड़ करना, उसकी हवा निकालना। तो खोसला साहब ने इस गलत बात का भंडाफोड़ किया, हवा निकाल दी, और किसकी? जीरो कॉस्ट इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट वाली मिथ्स की। और कैसे? एक्सप्लेन करते हुए हिडन कॉस्ट को। जब भी आपको जीरो कॉस्ट ईएमआई मिले तो दो में से एक बात होती है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको, इस थोड़ा मुझे मालूम है ना अपने सर्कल से। जीरो कॉस्ट ईएमआई पे जब भी कोई प्रोडक्ट मिलेगा, या तो वो प्रोडक्ट पुराना है या फिर उस प्रोडक्ट के प्राइस में ईएमआई का इंटरेस्ट ऑलरेडी डाल दिया है। 100 रुपये की चीज़ को 110 रुपये बता करके और बोलूँ कि 10 किस्तों में दे देना 11-11 रुपये की, तो वो 11-11 की किस्तें एक्चुअली 10-10 रुपये की होनी चाहिए, रुपये आपसे ब्याज लिया जा रहा है। तो इस बात को खोसला साहब ने डिबंक करके आपको बताया। कह रहा है जी इसेंशली नो फ्री लंच एग्जिस्ट। अगर आप मोटे तौर पे देखें, इसेंशली मतलब बात का सार ये है, एसेंस ये है कि कोई फ्री लंच होता ही नहीं है। ये एक इडियम अंग्रेजी में, देयर इज़ नो फ्री लंच। मतलब आप कहीं गए हो, आपको लंच कोई फ्री में करवा रहा है, तो कोई फ्री में नहीं करवा रहा, कुछ ना कुछ काम आपसे निकलेगा, इसीलिए आपको खाना खिलाया गया। तो नो फ्री लंच एग्जिस्ट, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। सम यंग स्पेंडर्स क्रेडिट देयर हायर इनकम्स फॉर इंक्रीज्ड स्पेंडिंग रादर देन लोन एड्स। कुछ नवयुवक जो स्पेंडर्स हैं या नवयुवतियां जो हैं, यंग स्पेंडर्स हैं, नौजवान जो हैं, वो क्रेडिट करते हैं या श्रेय देते हैं। क्रेडिट करना यानी किसी चीज़ से अटैच कर देना दूसरी चीज़ को, उसका श्रेय डाल देना, उनकी हायर इनकम्स को, मोटी कमाई को, और किसके लिए? अपनी बढ़ी हुई खर्चालूपन के लिए, स्पेंडिंग के लिए। और किसके बजाय लोन एड्स के, जो वो सारा दिन फ़ोन में देखते हैं। वो बोलते हैं हम लोन की एड्स देख करके नहीं ले रहे लोन, हमारी इनकम ज़्यादा है इसलिए हम लोन ले रहे हैं। अजीब सी बात है ना, इनकम ज़्यादा है तो लोन क्यों लेगा भाई? इनकम कम वाले को लेना चाहिए। स्पेंडर्स की वो है क्रेडिट। कह रहा है इंडियाज़ प्राइवेट कंजम्पशन हैज़ सर्ज्ड रिफ्लेक्टिंग न्यू फाउंड प्रोस्पेरिटी। भारत का प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ चुका है। प्राइवेट कंजम्पशन यानी आम आदमी का खर्चा करना। तो आम आदमी का खर्चा करने का पैटर्न सर्ज कर चुका है, रिफ्लेक्ट करते हुए, दिखाते हुए इस नई मिली संपन्नता को, प्रोस्पेरिटी को। प्रोस्पेरिटी मतलब, ठीक है ना, एकदम पैसा आ जाना, वेल्थ आ जाना, एफ्लुएंस, उसको बोलते हैं प्रोस्पेरिटी। नॉन एसेंशियल्स एंड लग्जरी क्रेडिट परचेजेस मार्क आर शिफ्ट फ्रॉम अ सेविंग टू अ स्पेंडिंग इकॉनमी। कह रहे जी जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, जो फ़ोन है, जो 15,000 का भी आ सकता है और 1.5 लाख का भी आ सकता है, नॉन एसेंशियल है, 15,000 तक एसेंशियल है, उसके बाद तो। और जो लग्जरी है, और लग्जरी के ऊपर क्रेडिट परचेजेज हैं, कह रहा है ये मार्क करती हैं, ये निशान बनती हैं हमारे शिफ्ट या बदलाव का, जो एक सेविंग से स्पेंडिंग इकॉनमी की तरफ हो रहा है। समझ गए? क्रेडिट परचेजेस की वो है मार्क। चलिए लास्ट पैराग्राफ है, गहरी बातें करेगा, इसमें 2 सेंटेंसेस मिलेंगे। कह रहा है वाइल स्पेंडिंग बूस्ट बिजनेस ग्रोथ देयर इज अ कैच। कह रहे जहाँ स्पेंडिंग जो है, खर्चा जो करने का काम है, वो बूस्ट जरूर करता है बिजनेस ग्रोथ को। कह रहे फिर भी एक कैच आपको वहाँ मिलेगा। कैच क्या होता है? कल एक वर्ड आपको करवाया था मैंने, कैवियाट, छिपा हुआ तथ्य। जैसे मैंने आपको बताया ना, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरी हेल्प करूँगा, तेरे साथ चलूँगा, तेरे साथ रहूँगा, लेकिन तू उससे बात नहीं करेगा। तो ये जो लेकिन करके, बट करके जो आपने बीच में ऐड किया ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैच या कैवियाट, कंडीशन। कह रहा है जी स्पेंडिंग जो है बिजनेस ग्रोथ को बढ़ाती है, लेकिन एक कंडीशन है इसमें, एक कैच है। अब वो कंडीशन क्या है भाई? सेविंग्स ड्राइव इन्वेस्टमेंट्स इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्पेंडिंग से बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन अगर सेविंग नहीं की ना, क्योंकि सेविंग जो है ड्राइव करती है इन्वेस्टमेंट को, जो ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। स्पेंडिंग और सेविंग का एक बैलेंस होना चाहिए। कैच की वो है इस, सेविंग्स की वो है ड्राइव करना, आगे ले जाना किसी चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पे स्पेंडिंग की वर्ब है बूस्ट, ठीक है, बूस्ट करना यानी बढ़ावा देना। चलो, कह रहे माई माइक्रोइकोनॉमिक्स प्रोफेसर प्रेज्ड आवर जनरेशन स्मार्ट स्पेंडिंग। मेरे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो प्रोफेसर थे, वो प्रेज करते थे हमारी जनरेशन की स्मार्ट स्पेंडिंग को। तो ऑथर थोड़े ओल्ड होंगे,
है ना, ये कम से कम 40-45 के होंगे। तो इनकी जनरेशन में स्मार्ट स्पेंडिंग होती थी, लोग सेविंग भी करते थे और ज़रूरत भर का या थोड़ा सा उससे ज़्यादा खर्च करते थे। तो प्रोफेसर साहब ने प्रशंसा की इनकी जनरेशन को। कह रहा है बट विद स्पेंडिंग एट ऑल टाइम हाइस परहैप्स इट इज़ टाइम दैट वी स्ट्रक अ बैलेंस बिटवीन आवर पेरेंट्स फ्रुगैलिटी एंड आवर ओन एक्स्ट्रावेजेंस। कह रहा है लेकिन स्पेंडिंग के होने के ही साथ, विद स्पेंडिंग एट ऑल टाइम हाई, स्पेंडिंग के अपने चरम पे होने के साथ ही, ऑल टाइम हाई पे होने के साथ ही शायद वक्त आ गया है, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम यानी वक्त आ गया है। और क्या टाइम आया भाई, कि हम स्ट्राइक करें, हम बनाएं एक बैलेंस को दो चीज़ों के बीच, हमारे पेरेंट्स की फ्रुगैलिटी, हमारे माता पिता का किफ़ायतीपना, और हमारी खुद की एक्स्ट्रावेजेंस, हमारा खुद का खर्चीलापन। दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। माता पिता का किफ़ायतीपना भी बहुत ज़्यादा था, हमारा खर्चालूपना भी बहुत ज़्यादा है, तो एक बैलेंस सा बना लें, ये ज़रूरी है आज के वक्त। ठीक है, इट की वर्ब है इज, वी की वर्ब है स्ट्रक, स्ट्राइक अ बैलेंस, स्ट्राइक अ बैलेंस यानी बैलेंस को बनाना। ये एक फ्रेज है अंग्रेजी में। वैसे स्ट्राइक का मतलब होता है ठोकना, मारना, लेकिन स्ट्राइक अ बैलेंस एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है संतुलन लाना। सेकेंड फॉर्म यूज हुई है वी के बाद में स्ट्राइक की, स्ट्रक। फ्रुगैलिटी किफ़ायती बना, एक्स्ट्रावेजेंस आपका खर्चीलापन। ठीक है, इसके लिए एक और वर्ड लिखा है मैंने, फिजूल खर्ची। एक्स्ट्रावेजेंस को प्रॉफिलिगेसी और प्रोडिगैलिटी भी बोलते हैं, फिर किसी क्लास में करवाएंगे, भारी भरकम वर्ड है, अभी लोड मत लेना। चलो एक कॉन्सेप्ट है लास्ट में, फटाफट इसको भी देख लो। जब भी इट इज़ टाइम आपको लिखा हुआ मिल जाए अंग्रेजी में, तो चेक करना इसके बाद में कहीं दैट तो नहीं लगा होगा। कभी कभी दैट नहीं लगा होगा, लेकिन चेक आपको ये करना है कि बीच में दैट कंजंक्शन की जगह तो नहीं है। अगर जगह है और दैट कंजंक्शन वहाँ आई हुई है या ओमिट भी की हुई है, और बाद में एक नया क्लोज आ रहा है, तो क्लोज की वर्ब जो है पास्ट टेंस में होगी, V2 में होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में होगी। अगर दैट की जगह नहीं है और एक इन्फिनेटिव आ रहा है, तो बिंदास इन्फिनेटिव को चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकली बताया, अब आपको इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ। इट इज़ टाइम टू रिड्यूस द टैक्स बर्डन ऑन द वर्किंग क्लास। वक्त आ गया है, इट इज़ टाइम, रिड्यूस करने का, कम करने का, टैक्स के बोझ को, बर्डन को वर्किंग क्लास पे। इट इज़ टाइम के बाद क्या आ रहा है, टू रिड्यूस नाम का इन्फिनेटिव आ रहा है। क्या बताया मैंने, इन्फिनेटिव आएगा तो सेंटेंस चलने दो, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इट इज़ टाइम टू रिड्यूस द टैक्स बर्डन। लेकिन इट इज़ टाइम दैट द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ टैक्सेस ऑन द वर्किंग क्लास। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वक्त आ गया है कि दैट सरकार कम कर दे टैक्स की बर्डन को। दैट लिखा हुआ है बीच में। अब देखो ये दैट हो सकता है ना भी लिखा हो, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। ये दैट को ओमिट किया जा सकता है, क्योंकि इंग्लिश में दैट एज ए कंजंक्शन ओमिट हो जाता है ना, उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब ये देख पा रहे हो ना, सब्जेक्ट वर्ब आया है। ध्यान रखना, जब भी सब्जेक्ट वर्ब इट इज़ टाइम के बाद में आए, तो बीच का दैट ना भी लिखा हो और लिखा भी हो, वर्ब को सेकंड फॉर्म लगाना है, और आप यहाँ लिखेंगे रिड्यूस्ड। इसको बोलते हैं पास्ट सब्जेंटिव मूड। वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ख्वाहिश को, एक इच्छा को, एक कामना को बताती है। वक्त आ गया है कि सरकार कम कर दे अपनी बर्डन ऑफ टैक्सेस को। ये सेकंड फॉर्म जरूर है, लेकिन फ्यूचर की बात करती है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड बोलते हैं, सेकंड कंडीशनल में अच्छे से आपको करवाई हुई है। चलो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट याद रखना, आज के क्विज में आएगा। आ जाओ अपने क्विज पे फटाफट से। क्लास कैसी लगी आज की? ऐसे हल्के फुल्के आर्टिकल अगर अच्छे लगते हैं तो बताया करो, ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ मैं। ऐसे एक आर्टिकल, दो आर्टिकल वीक में करने चाहिए। क्वेश्चन देख लो, इस आर्टिकल के हिसाब से कौन सी एनालॉजी को यूज़ किया गया है, कौन से उदाहरण को पेश किया गया है उस रिश्ते को परिभाषित करने के लिए, बताने के लिए, जो है एड्स और हमारी स्पेंडिंग की हैबिट्स का। कौन से एग्जाम्पल से बताया गया कि हमारी खर्चा करने की आदत और टीवी में आने वाली ऐड का क्या रिश्ता है। एप्पल बीइंग अ कल्ट, एप्पल का एक कल्ट बन जाना। चिकन और एग डिलेमा, चिकन या मुर्गी अंडा का जो है ना दुविधा है, डिलेमा है, धर्म संकट है। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, सांप का ही अपनी पूंछ को खा लेना। और नो फ्री लंच, किसी भी चीज़ का मुफ्त ना होना। मेंस लेवल का क्वेश्चन बनाया ये, वैसे बहुत इजी है, जिसका मीनिंग निकाल लोगे तो आ जाएगा। देखो हमारा रिश्ता, हमारी हैबिट जो है खर्चे की और एडवर्टीजमेंट, इसके बीच पहले अपना आंसर चूज कर लो। इनके बीच का रिश्ता ये बताया कि हमें पता नहीं लग रहा एड्स की वजह से हम खर्चा कर रहे हैं या खर्चे की वजह से एड्स आ रही हैं। याद है ना ऊपर फर्स्ट सेंटेंस में, फर्स्ट पैराग्राफ में।
चिकन और एग डिलेमा से बताया गया है हमारे और एड्स के रिश्ते को। हो सकता है एड ज़्यादा आ रही है इसलिए हम खर्चा कर रहे हैं, हो सकता है हम खर्चा ज़्यादा करते हैं इसलिए ऐड ज़्यादा आती है ना, हमारे को देख करके एडवर्टीजमेंट्स को लगाया जाता है। तो ये चिकन और एग डिलेमा है, मुर्गी और अंडे वाला धर्म संकट है, बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट पे आओ। व्हाट इज द सेंट्रल कंसर्न एक्सप्रेस इन द आर्टिकल अबाउट राइजिंग कंज्यूमरिज्म इन इंडिया। सेंट्रल कंसर्न, सबसे बड़ा चिंता क्या है इस आर्टिकल में, बढ़ते हुए उपभोक्तावाद को लेकर के भारत में। तो चारों में से कौन सा नुकसान भारत का हो जाएगा इस उपभोक्तावाद की वजह से, एक बार खुद से देख लो, आंसर करवा देता हूं। देखो, राइजिंग कंज्यूमरिज्म से बिजनेस बढ़ते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, ग्रोथ होती है, लेकिन अगर सेविंग ना हो कंज्यूमरिज्म की वजह से तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएंगी। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होगा वो सबसे बड़ा कंसर्न है हमारा। सब खर्चा कर दोगे तो निवेश क्या करोगे, है ना, सी आपका आंसर बनेगा। डिबंक का मतलब क्या होता है, मीनिंग आपको अच्छे से बताया हुआ है। यार ये मैसेकर रोज क्यों आ जाता है, ये वर्ड क्या है 3 दिन से आ रहा है अपनी क्लासेस में। चलो नंबर कम कर देना, इसको हटा देता हूं मैं यहां से, ठीक है, 7, चलो पूरे 10 भी हो गए। डिबंक का मीनिंग देख लेना, रेकलेसली वेस्टफुल कौन होता है, स्पेंड थ्रिफ्ट होता है, प्रोफ्लिगेट होता है, पार्सिमोनियस होता है, फ्रूगल होता है। इस चौथे क्वेश्चन में आपके 2 आंसर भी हो सकते हैं, 2 आंसर्स भी हो सकते हैं, हो सकता है ए और बी दोनों आपके आंसर्स हो सकता है सी और डी दोनों आपके आंसर्स हो, चेक करना, अच्छा वर्ड है। ऑन द कफ, ऑफ द कफ दोनों इडियम्स आपसे पूछी हैं। एपिक्योर वर्ड का मीनिंग आपसे पूछा है, कौन है एपिक्योर, एपिक्यूरस का भतीजा भांजा कौन है एपिक्योर, एपिक्यूरस बताया था ना मैंने आपको। लास्ट पे 3 एरर्स मिलेंगी, पहली मिलेंगी इट इज़ टाइम की वजह से या इसके आसपास, दूसरी आपको मिल सकती है ब्लेम नाम के वर्ड के आसपास, और तीसरी आपको मिलेगी गॉड्स नाम के वर्ड की वजह से। फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे आंसर्स रखे हैं, चेक करो, और आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, पूरी देखी तो पीडी लिख देना, क्लास अच्छी लगी तो पीडीआई लिख देना। कुछ और भी सजेशंस हो कमेंट्स में डाल सकते हो। टाइम कम होता है, कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ध्यान रखें मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ। तकरीबन 100 से 125 150 कमेंट्स है ना, हर रोज़ एक वीडियो पे एवरेज आते हैं, दिन में 400-500 कमेंट्स आते हैं सभी वीडियो पे। टाइम निकाल के सभी कमेंट्स को मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, डाला करो। चलिए अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए अंटिल देन साइनिंग ऑफ।